नमस्ते बच्चों। जो हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर हमारा थर्ड, जिसमें यूनिट 5 जो हमारी चल रही है समावेशी विद्यालय सृजन। समावेशी विद्यालय सृजन के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समावेशी अभ्यास, इंक्लूसिव प्रैक्टिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समावेशी अभ्यास क्या है। जो समावेशी अभ्यास है वो है विशेष आवश्यकता वाले जो बालकों के समावेशन का स्वरूप एवं क्षेत्र का ज्ञान एक शिक्षक को पूर्ण रूप से होना चाहिए, जिसके लिए समावेशन के विभिन्न पक्षों का अभ्यास करना आवश्यक होता है, जिससे उसके सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। क्योंकि समावेशित अधिगम में प्रत्येक छात्र को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। समावेशी अभ्यास को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यचर्या में समावेशन कि एक शिक्षक जो होता है वो पाठ्यचर्या में समावेशन किस प्रकार से करता है। समावेशन का यह पहला और प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। जो पाठ्यचर्या में समावेशन है सबसे पहला भी है और प्रमुख भी है, क्योंकि समावेशन का प्रारंभ इसी सोपान से होता है। इसके अंतर्गत जो शिक्षक को निम्न तथ्यों का प्रबंध करना चाहिए ताकि जो समावेशन की प्रक्रिया हो वो सरल हो सके। तो इन बिंदुओं का समावेशन लेकर शिक्षक को पाठ्यचर्या में समावेशन करना चाहिए, जिसमें हम पहला बिंदु जो देखते हैं वो है, इसमें जो है पाठ्यचर्या में समावेशन के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों का चयन जिसके आधार पर समावेशन की पूर्ण संभावना हो। जो हम पाठ्यचर्या देखते हैं, पाठ्यचर्या के जो सारे ही प्रकरण हैं तो उनमें ऐसे चयन करना चाहिए जिसके आधार पर समावेशन की पूर्ण संभावना हो, जिससे जो समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो सरल रूप में संपन्न की जा सकती है, जिससे बालक को आसानी से समझ में आ सके। दूसरा बिंदु, उन विषयों का चयन जो सरल एवं विशिष्ट बालकों से संबंधित हो। जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत ये सारे जो विषय वो विषय का चयन करना चाहिए जो सरल भी हो और विशिष्ट छात्रों से संबंधित हो। इससे जो समावेशन की प्रक्रिया होती है उसमें जो बालक रुचि लेते पढ़ते हैं और क्रमबद्धता बनी रहती है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं उन प्रकरणों का चयन जो एक दूसरे से संबंधित हो। जो पाठ्यचर्या के जो समस्त प्रकरण होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, इसलिए उन प्रकरणों का चयन करना चाहिए जो एक दूसरे से संबंधित हो, ताकि जो समावेशन की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। चौथा बिंदु हम लेते हैं पाठ्यचर्या के प्रकरण को क्रमबद्ध करना। जो पाठ्यचर्या को जो क्रमबद्ध रूप से जो समावेशित दृष्टि से तैयार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो शिक्षक द्वारा पाठ्यचर्या के प्रकरणों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध करके समावेशित अधिगम की व्यवस्था करनी चाहिए। अब जो समावेशी अभ्यास में हम दूसरा बिंदु ले रहे हैं वो है समय प्रबंध में समावेशन। जो विद्यालय जाते हैं बालक, उनकी जो समय सारणी होती है वो किस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए। तो अधिगम के प्रबंधन में समय सारणी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामान्य रूप से जो समय सारणी होती है वो उसका पालन किया जाना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो समय से विद्यालय पहुंच सके और किस समय उन्हें कौन सा विषय पढ़ना है ये जान सके। तो शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि जो संपूर्ण कार्य निर्धारित समय में पूरा हो जाए। अगर कार्य अपूर्ण रहता है या पूरा नहीं होता है तो उस समय शिक्षक को उस समय जो है विद्यालय में किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें जो समय प्रबंधन के समावेशन में हम पहले बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है समय सारणी में समावेशित विषयों के लिए पूर्ण समय व्यवस्था। जो समावेशित अधिगम प्रक्रिया है उसके लिए जो समय सारणी में समावेशित विषयों के लिए पूर्ण समय की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जो सारे ही प्रकरण हो, प्रत्येक जो प्रकरण हो वो निर्धारित समय में पूरे किए जा सकें। तो ऐसी समय सारणी की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा बिंदु है संसाधनों के अनुसार समय की व्यवस्था। जो समय सारणी होती है उसमें जो उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग पूर्ण संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। जो संसाधनों का प्रयोग है उन पे पूर्ण विचार किया जाना चाहिए, ताकि जो उन संसाधनों के अनुसार ही समय जो सारणी है उसकी व्यवस्था हो सके। तीसरा बिंदु हम लेते हैं प्रत्येक विषय के समावेशित प्रकरण को उचित स्थान। जो समय सारणी के अनुसार प्रत्येक विषय के समावेशित प्रकरण को उचित स्थान मिलना चाहिए।
जिससे कि सभी विषय एवं प्रकरणों को छात्र सरल एवं प्रभावी रूप में अधिगम कर सके। तो सारी ही गतिविधियों जो हो या समय सारणी के विषय हो उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। चौथे बिंदु की तरफ हम चलते हैं। छात्रों की स्थिति के अनुसार गतिविधियों को स्थान। समय सारणी में सर्वप्रथम गतिविधियों को स्थान छात्रों की स्थिति के अनुसार देना चाहिए कि छात्र की स्थिति किस प्रकार से है। जो प्रारंभ में छात्रों को कुछ कठिन गतिविधियां प्रदान की जानी चाहिए। पहले जो समय सारणी में पहले कुछ कठिन गतिविधियां होनी चाहिए, ताकि जब बालक अगर थक जाता है तो इसके थकने के बाद मनोरंजनात्मक गतिविधियां उसको प्रदान की जाए। इस प्रकार से छात्रों के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया जा सके। इसी तरह से हम जो विषय जब वो विषय की सारणी बनाते हैं समय कालांश, तो इसमें भी जो प्रारंभ में है हमें ऐसे विषय लेने चाहिए जैसे गणित है, इंग्लिश है। तो इनमें क्या बच्चे रुचि कम लेते हैं, इसलिए सुबह के समय में ये विषय साथ में रखने चाहिए। और जो अंतिम जब बच्चा अगर थकान महसूस करता है तो जब अंतिम कालांश हो उस समय थोड़े मनोरंजनात्मक विषय रखने चाहिए। इस प्रकार से मनोरंजनात्मक विषय रखने चाहिए। फिर है पांचवा, छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुकूल कालांश का समय। अभी जैसे हमने जाना कि छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुकूल कालांश का समय, कि प्रारंभ में कुछ कठिन विषय का रखना चाहिए कालांश और अंत में मनोरंजनात्मक कालांश रखने चाहिए, जिससे जो है छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक थकान दोनों से शीघ्रता क्योंकि हो जाती है, इसलिए वो बच्चे आराम से पढ़ सकें या मनोरंजन कर सकें। अब हम समावेशी अभ्यास में तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। तीसरा बिंदु हमारा है अधिगम गतिविधियों में समावेशन। अधिगम गतिविधियों में समावेशित अधिगम की सफलता गतिविधियों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। जब किसी विषय के लिए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार गतिविधियों का चयन किया जाता है तो इन छात्रों की जिज्ञासा समग्रता की ओर अग्रसर होती है, जिससे समावेशित अधिगम की संकल्पना में वृद्धि होती है और छात्रों का जो अधिगम स्तर ऊंचा होता है। इसमें हम पहला बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु है विशिष्ट बालकों के लिए गतिविधियों के साधन। विशिष्ट बालकों के लिए गतिविधियों के साधन के अंतर्गत गतिविधियों का जो प्रबंधन करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में गतिविधियों को संपन्न करने में विशिष्ट बालकों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध है या नहीं। इससे जो गतिविधियों को संपन्न करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा हमारा बिंदु है गतिविधियों का स्वरूप छात्रों के स्तर के अनुकूल। गतिविधियों का जो स्वरूप है इन छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर गतिविधियों के रूप में जो कविता है, कहानी है, खेल है, इस तरह के जो गतिविधियां हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर जो बालक होता है उसमें ये इन्हीं चीज़ों में कहानी, कविता, खेल इनमें ही रुचि लेते हैं। तीसरा हमारा बिंदु है छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार गतिविधियों का प्रबंधन। गतिविधियों का प्रबंधन करते समय छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी छात्र उन गतिविधियों में पूर्ण सहभागिता का प्रदर्शन कर सके। चौथा हम बिंदु लेते हैं छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने का अवसर। जो गतिविधियों का स्वरूप हो वो उसमें छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं वो उनके शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य को कर सकें। इसके बाद है गतिविधियां जो होती है वो सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। जो गतिविधियों का स्वरूप हो वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं उनकी रुचि उसमें सीखने में बनी रहे, उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हो। अब चौथा बिंदु हम लेते हैं विद्यालयी संसाधनों में समावेशन। विद्यालयी संसाधनों में समावेशन की प्रक्रिया जो होती है वो व्यापक स्तर पर होती है, इसलिए शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रबंधन कला के माध्यम से संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर सके। अतः विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विद्यालयी संसाधनों के प्रबंध में निम्न हम तथ्य देख सकते हैं।
पहला हमारा जो तथ्य है वो है विद्यालय संसाधनों के आधार पर ही गतिविधियों का आयोजन। जो विद्यालय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे समावेशन की प्रक्रिया में संसाधनों का अभाव उत्पन्न न हो। दूसरा हम बिंदु लेते हैं वो है बहुआयामी प्रयोग को प्राथमिकता। जैसे कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के बहुआयामी प्रयोग को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। हम देखते हैं कि खेल का मैदान, जो खेल के मैदान का उपयोग खेल के लिए भी किया जा सकता है, तथा जब हम बच्चों को स्वच्छता से अगर परिचित कराना चाहते हैं तो उसको हम स्वच्छ कराकर परिवेशीय स्वच्छता के रूप में छात्रों के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुआयामी प्रयोग को प्राथमिकता दे सकते हैं। तीसरा हम बिंदु लेते हैं मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य प्रबंधन कला के माध्यम से सामंजस्य। जो विद्यालय संसाधनों के अंतर्गत मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य प्रबंधन कला के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिससे समावेशित अधिगम की प्रक्रिया संपन्न हो सके। चौथा बिंदु संसाधनों की संख्या में वृद्धि के लिए समाज एवं सरकार का सहयोग। जो शिक्षक को विद्यालय संसाधनों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है या वृद्धि करने का प्रयास करना चाहता है तो इसके लिए उसे समाज एवं सरकार दोनों से ही सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम देखते हैं पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु हमारा जो है सामुदायिक संसाधनों में समावेशन। सामुदायिक संसाधनों में समावेशन की जो प्रक्रिया में शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को क्रमबद्ध एवं प्रबंधित रूप से प्रयोग कर सके, जिससे एक और समुदाय के सभी संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम हो और समावेशी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया सफल रूप से हो। इसमें हम पहले बिंदु की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा बिंदु है वो है शिक्षक द्वारा सभी सामुदायिक संसाधनों की सूची तैयार करना। जो समावेशित अधिगम की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले शिक्षक को सभी सामुदायिक संसाधनों की सूची को तैयार करना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार जो है समाकलन की जो प्रक्रिया है उसमें हम प्रयोग कर सकें। फिर दूसरा हम बिंदु देखते हैं बालक के घर परिवार में पाए जाने वाले संसाधनों का प्रयोग। जो सामुदायिक संसाधनों में सर्वप्रथम संसाधनों का जो हम प्रयोग करते हैं तो बालक के घर परिवार में पाए जाने वाले जैसे विभिन्न प्रकार की दाल, सब्जियां, खाद्यान्नों आदि के बारे में हम उन्हें अधिगम करा सकते हैं। तीसरा बिंदु हम लेते हैं वो है समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करते समय जो समुदाय के व्यक्तियों का भी हमें सहयोग प्राप्त होता है, जिससे कि उनकी विशेषता एवं अनुभव का लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके लिए शिक्षक समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए, तो इसी प्रकार से वो सहयोग प्राप्त कर सकता है। चौथा हम बिंदु लेते हैं समाकलित अधिगम में पूर्ण स्थान। सामुदायिक कार्यक्रमों में समाकलित अधिगम में पूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहिए। इससे एक ओर तो छात्रों का मनोरंजन होता है और दूसरी ओर छात्रों को सामुदायिक गतिविधियों का व्यापक ज्ञान भी होता है। अंतिम बिंदु हम लेते हैं सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करने से पूर्व उनकी प्रबंधित एवं व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। अब हम लेते हैं समावेशी अभ्यास के अंतर्गत छठा बिंदु। छठा बिंदु जो हमारा है वो स्थानीय संसाधनों में समावेशन। स्थानीय संसाधनों में समावेशन की जो प्रक्रिया है इसमें शिक्षक से स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन की अपेक्षा भी की जाती है। इसमें छात्रों के समक्ष इन संसाधनों के प्रयोग की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कब छात्रों को क्षेत्र भ्रमण कराना है, कब छात्रों को डाकघर का भ्रमण कराना है। तो इसी प्रकार से जो भ्रमण की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक को कब करानी है इस पर वह विचार करता है। तो इसमें हम पहला जो बिंदु देखते हैं वो संसाधनों की सूची का निर्माण करना प्रबंधन कला का एक प्रमुख सोपान है, जिससे शिक्षक को ये ज्ञात होता है कि संसाधन कब और किस प्रकार से कराना है। दूसरा बिंदु है स्थानीय स्तर के संसाधनों का भ्रमण कराने से पूर्व उसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जो सारा ही जो स्थानीय स्तर का जो संसाधन का जब भ्रमण शिक्षक को कराना है तो उसके पूर्व उसकी जो सारी व्यवस्था शिक्षक को कर लेनी चाहिए।
तीसरा बिंदु है हमारा स्थानीय संसाधन के प्रति छात्रों में ज्ञान एवं प्रयोग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। चौथा हम बिंदु लेते हैं स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग, यानी स्थानीय संसाधनों में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनका सहयोग किस प्रकार से वो ले सकते हैं। पांचवा हम बिंदु लेते हैं छात्रों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। अगर संसाधन में कोई भी छात्र के अंदर जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए छात्रों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसमें हम समावेशी अभ्यास में सातवां जो हमारा बिंदु देखते हैं वो है शिक्षण रणनीतियों में समावेशन। शिक्षण रणनीति की सूची का निर्माण सबसे पहले हम देखते हैं। शिक्षण रणनीति की सूची का निर्माण शिक्षक का प्रमुख प्रबंधन जो है प्रमुख दायित्व है, जिसके आधार पर ही शिक्षक द्वारा आवश्यकता के अनुसार शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे बिंदु की हम तरफ चलते हैं समावेशी बालकों की योग्यता के आधार पर रणनीतियों का प्रयोग। जो समावेशी बालक है उनकी योग्यता के आधार पर ही रणनीतियों के प्रयोग को स्थान प्रदान करना चाहिए। जैसे विज्ञान विषय के समाकलन में प्रयोग एवं प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु हम देखते हैं छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर रणनीतियों का प्रबंधन। छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर रणनीतियों का प्रबंधन करना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए समावेशी जो अधिगम है उसमें खेल, कविता, कहानी आदि रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम चौथा बिंदु लेते हैं छात्रों के स्तर के अनुसार विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग। छात्रों के स्तर के अनुसार ही विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें जो एक ही प्रकार की रणनीति का प्रयोग से क्योंकि जो छात्र हैं वो ऊब जाते हैं, इसलिए अधिगम का स्तर निम्न हो जाता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं सहभागिता में समावेशन। समावेशित अधिगम के अंतर्गत सहभागिता का प्रबंधन जो एक मुख्य तत्व है, इसमें छात्र और समुदाय की सहभागिता समावेशित अधिगम में प्राप्त नहीं की जा सकती। तब तक समावेशित अधिगम की सफलता जो है असंभव है। इसलिए शिक्षक को उन सभी क्रियाओं एवं उपायों को करना चाहिए जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्र पूर्णतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो सके। इसमें हम पहला बिंदु देखते हैं छात्रों को अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। जो छात्र हैं उनकी वार्ता में ही उपयोगी विषय को छांटकर समावेशित अधिगम का आधार बनाना चाहिए। दूसरा बिंदु हम लेते हैं छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार रूपरेखा तैयार करना। छात्र सहभागिता प्रबंधन के अंतर्गत विषयों की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व छात्रों की योग्यता एवं स्तर पर पूर्ण विचार कर लेना चाहिए, जिससे जो है छात्रों की जो विषय के प्रति रुचि बनी रहे। तीसरा हम बिंदु लेते हैं छात्रों की सक्रिय भूमिका तैयार करना। सहभागिता प्राप्त करने के लिए छात्रों की सक्रिय भूमिका निश्चित करनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के अनुसार उन्हें सहयोग किया जा सके। चौथा बिंदु हम देखते हैं शिक्षक को समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क करना। जो शिक्षक हैं उसे जो समुदाय के जो भी व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार समाज के व्यक्तियों के अनुभव का लाभ एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। अंतिम बिंदु है सहभागिता में समावेशन के अंतर्गत सामुदायिक कार्यक्रम में छात्रों को भाग लेने का अवसर देना चाहिए। विद्यालय एवं समुदाय की दूरी को समाप्त करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों में छात्रों को भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां विद्यालय के कार्यक्रम में समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे सहभागिता के अवसरों का विकास संभव हो सके। अब हम समावेशी अभ्यास के अंतर्गत 9वें बिंदु की तरफ चलते हैं शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन। समावेशित अधिगम शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इसलिए एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करते समय समावेशी बालकों का ध्यान रखे। इससे एक और शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्रों के लाभ एवं शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर समावेशित अधिगम की सफलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन के अंतर्गत पहला बिंदु हम देखते हैं समावेशित अधिगम जो है उसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए।
दूसरा बिंदु हम देखते हैं, शिक्षण सूत्रों को बाल केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि जो सभी छात्रों की उनकी रुचि और शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग व्यापक रूप से हो सके। तीसरा बिंदु हम देखते हैं, विशिष्ट विषयों के चयन का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। प्रथम जो अवस्था है इसमें जो छात्रों में सामान्य चर्चा की होनी चाहिए, इसके बाद उसको विशेष नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में बताना चाहिए। चौथा बिंदु हम देखते हैं, रुचि एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें होना चाहिए। पांचवा बिंदु हम देखते हैं, इसका जो उपयोग है प्राथमिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। अब इसका अंतिम जो हम बिंदु देखते हैं समावेशी अभ्यास के अंतर्गत, वो है मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन। मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन जो होता है, इसका भी सोपानों का जो है अनुसरण शिक्षक को करना पड़ता है। यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुकरण विशिष्ट रूप में नहीं करता है, तो वह विशिष्ट छात्रों के स्तर का सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी के अंतर्गत हम पहले बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है छात्रों के स्तर का ध्यान। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसमें सदैव छात्रों के स्तर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए किसी विशेष परीक्षा का आयोजन न करते हुए स्वाभाविक रूप से अधिगम का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों का मूल्यांकन भी हो जाए और उसके मन में जो परीक्षा एवं मूल्यांकन के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह न हो। दूसरे बिंदु की तरफ हम चलते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक रूप से संपन्न होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है वो सतत एवं व्यापक रूप से संपन्न की जानी चाहिए, जिससे जो प्रत्येक गतिविधि के बाद जो प्रश्न पूछकर या चर्चा करके छात्रों के अधिगम स्तर को ज्ञात कर लेना चाहिए। तीसरा हम बिंदु लेते हैं, छात्रों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसी एक पक्ष का मूल्यांकन करके समावेशित अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है, इसलिए छात्रों का मूल्यांकन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन के अंतर्गत हम अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है संसाधनों में उपलब्धता। मूल्यांकन की जो विधियां हैं, विधियों एवं प्रविधियों का जो निर्धारण करते समय ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय में इन विधियों से संबंधित संसाधन उपलब्ध है या नहीं। अगर संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। तो ये जो सारे ही मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन, और हमने जो आज इन सारे ही बिंदुओं पर चर्चा की कि किस प्रकार से जो समावेशी अभ्यास के अंतर्गत हमें कौन कौन से बिंदुओं का समावेशन करना चाहिए। धन्यवाद।